हेलो स्टूडेंट। हम यहाँ पे इनकम टैक्स अथॉरिटीज की मीनिंग या उनकी हायरार्की को डिस्कस करने के बाद अब बात करेंगे पावर ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी के बारे में, राइट। जब हम पावर ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो अथॉरिटीज इनकम टैक्स के लिए लाइबल हैं, है ना, वो कलेक्शन के लिए, डायरेक्ट टैक्स के कलेक्शन के लिए लाइबल है, उनके पास क्या क्या पावर आती है या कौन सी पावर उनके पास होती है। तो इसे डिस्कस करते वक्त हम देखेंगे कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की क्या पावर होती है। इसके अलावा जो हमारे कमिश्नर्स डायरेक्टर्स होते हैं, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स या डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इनकी क्या पावर होती है, और जो असेसिंग ऑफिसर्स होते हैं उनकी क्या पावर होती है, वो हम यहाँ पे समझेंगे। इसके अलावा ना कुछ स्पेशल पावर होती हैं जो इन ऑफिसर्स या अथॉरिटीज के साथ डील की जाती है, वो उनके पास होती है बेसिकली, वो स्पेशल पावर्स भी हम समझेंगे। जैसे कौन कौन सी? एक आती है हमारी पावर रिगार्डिंग डिस्कवरी, प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस एक्सेट्रा, जो कि सेक्शन 131 में डील की जाती है, उसे हम समझेंगे। साथ में पावर ऑफ सर्च एंड सीजर सेक्शन 132 में है, वो है। फिर नेक्स्ट हमारी पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन सेक्शन 133, पावर ऑफ सर्वे 133 ए के अंदर डिस्कस किया गया है ना। ये सारी स्पेशल पावर्स में आती हैं। पावर टू कलेक्ट सर्टेन इन्फॉर्मेशन जो कि सेक्शन 133 बी में है, पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन बाय प्रिस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी सेक्शन 133 सी में बताया गया है, पावर टू इंस्पेक्ट रजिस्टर ऑफ कंपनीज जो कि सेक्शन 134 में डील किया गया। और वही जो हमने बात करी थी कि ये हमारी हायरार्की के बेसिस पे कि पावर ऑफ प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल, प्रिंसिपल डायरेक्टर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, है ना, या चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर, कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर, इनकी क्या पावर होती है, जो कि सेक्शन 135 में एक्सप्लेन किया गया। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे एक एक करके समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो सबसे मेन हेड है, जो पूरे इनकम टैक्स को चीजों को देखती हैं, उनके पास क्या क्या पावर है। तो इन शॉर्ट समझेंगे इन सारी चीजों को। देखिए सीबीडीटी जो है मेन अपेक्स बॉडी है ना पूरे डायरेक्ट टैक्सेस को कंट्रोल करने के लिए। तो अगर उनकी पावर की बात करते हैं तो वो पॉलिसी को फॉर्मुलेट करते हैं, राइट, कि मतलब डायरेक्ट टैक्सेस को कैसे प्लान करना है, किस तरीके से उसको कंट्रोल करना है। मतलब डायरेक्ट टैक्सेस के रिगार्डिंग जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस होते हैं या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, उनकी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने की जो जिम्मेदारी होती है, जो पावर होती है, वो किसके पास होती है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के पास होती है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो सीबीडीटी एडमिनिस्ट्रेशन का भी वर्क करती है। मतलब कि जो भी हमारे डायरेक्ट टैक्सेस लॉ को संभालने के लिए, उसको एडमिनिस्टर करने के लिए, उसको सुपरवाइज करने के लिए जो भी चीजें हैं, वो सब कौन देखता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस देखती है। इसी तरह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, उसको एडमिनिस्टर करने का काम भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का ही होता है। इसके अलावा इंस्ट्रक्शंस एंड सर्कुलर्स की बात करें तो टाइमली सीबीडीटी इंस्ट्रक्शंस एंड सर्कुलर्स इशू करती रहती है, रूल्स रेगुलेशंस इशू करती रहती है सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज को, कि जिस तरीके से, जिसकी वजह से इनकम टैक्स एक्ट का प्रॉपर तरीके से रेगुलेशन हो पाए, रेगुलेट हो पाए, राइट। तो ये भी सीबीडीटी करती है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के पास ना अपॉइंटमेंट की भी अथॉरिटी होती है। तो वो जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज होती हैं, बात की हायरार्कीज के, उनको अपॉइंट कौन करता है? हमारी सीबीडीटी करती है, राइट। इसके अलावा सीबीडीटी के पास और भी कई पावर होती हैं, जैसे कि वो किसी भी इंस्टीट्यूशंस को कंपनी डिक्लेयर कर सकते हैं उस किसी भी पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर में, राइट। तो ये सब चीजें किसकी होती है? ये सब चीजें होती है हमारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की, राइट। अब हम बात करेंगे किसकी, कि हमारे जो असेसिंग ऑफिसर्स होते हैं उनकी क्या पावर होती है। सो देखिए असेसिंग ऑफिसर जो होते हैं, जो मतलब कि जो भी टैक्स का कैलकुलेशन होता है, टैक्स असेसमेंट होता है, वो सारी चीजें असेसिंग ऑफिसर के थ्रू ही रेगुलेट होती है। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? उनके पास क्या पावर होती है? टैक्स को असेस करने की पावर किसकी होती है? असेसिंग ऑफिसर की होती है। वही इनकम टैक्स की लायबिलिटीज, किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी एंटिटीज की कितनी इनकम टैक्स की लायबिलिटीज बनती है, कितना टैक्स उनको पे करना चाहिए, वो असेसमेंट करने की जिम्मेदारी, वो असेस करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? असेसिंग ऑफिसर की होती है। ठीक इसी तरह इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन अगर करना है तो ये भी असेसिंग ऑफिसर को पावर होती है कि वो किसी भी कंपनी से या किसी भी इंस्टीट्यूशंस, किसी भी एसएससी से वो उनको इंक्वायरी के लिए कॉल कर सकते हैं, उन्हें इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। अगर उनको कहीं भी लगता है कि कहीं कोई चोरी की जा रही है इनकम की, तो वो उन्हें कॉल करके इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और उनकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ये सब पावर किसके पास होती है? असेसिंग ऑफिसर के पास होती है। इसके अलावा ऑडिट सिलेक्शन की भी पावर किसके पास होती है? असेसिंग ऑफिसर के पास होती है। देखिए बहुत सारे क्या होता है कि बहुत सारा आप रिटर्न फाइल करते हो ना, अलग अलग तरीके का रिटर्न फाइल होता है, ITR 1, ITR 2, ITR 3, इस तरह से रिटर्न फाइल होता है। तो और बहुत सारे लोग रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं, तो सबको चेक कर पाना और सबको ये देखना कि सबने सही से
रिटर्न भरा है और सबसे सबने सही से टैक्स पे किया है, ये इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो किन लोगों की ऑडिट करनी है, किन के रिटर्न्स को हमें चेक करना है, मतलब ना जो स्पेसिफाइड क्राइटेरिया सेट करके वो उसके बेसिस पे चेक करते हैं कि भाई इस तरह के रिटर्न्स को हमको चेक करने की ज़रूरत है, इनके असेसमेंट को रिकैलकुलेट करना है, इनके टैक्स लायबिलिटीज़ को रिकैलकुलेट करना है। तो ये इसका वर्क भी कि किसे सेलेक्ट करना है, किसकी क्या आपको असेसमेंट करनी है, ये सब भी असेसिंग ऑफिसर के पास पावर होती है। इसके अलावा इन्फोर्समेंट की जो बात करते हैं कि इन्फोर्समेंट का मतलब ये हो गया कि किसी भी एम्प्लॉय को, किसी भी एसएससी को आप बुला सकते हैं, उनसे जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन हो, आपको जानना हो रिगार्डिंग असेसमेंट प्रोसीजर, तो आप उन्हें बुला के वो इंक्वायरी कर सकते हैं, उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उनके डॉक्यूमेंट्स को जो भी आपको चाहिए आप उनसे मांग सकते हैं। ये पावर जो है ये इन्फोर्स आप कर सकते हैं उन्हें, ये पावर असेसिंग ऑफिसर के पास होती है। ठीक है, इन शॉर्ट हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। फिर इसके अलावा जो हम बात करेंगे, जो डायरेक्टर जनरल हो गए, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल हो गए, डायरेक्टर जनरल हो गए, प्रिंसिपल डायरेक्टर हो गए, डायरेक्टर हो गए, या प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, फिर या चीफ कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर के पास क्या पावर होती है, वो भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जिसको सेक्शन 135 के अंदर डील किया गया। बेसिकली सेक्शन 135 इनकम टैक्स एक्ट का जो है वो जो हायर लेवल की इनकम टैक्स अथॉरिटीज होती है ना, उनको पावर देता है रिगार्डिंग की वो प्रॉपरली सुपरवाइज करे, कंट्रोल करे और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फोर्स में लेके आए, मतलब प्रॉपरली सारा एक्ट एप्लीकेबल हो रहा हो, लॉज फॉलो किए जा रहे हो, ये सब की जिम्मेदारी हायर लेवल जो होती है टैक्स अथॉरिटीज की, उनके पास होती है। तो ये जो ऑफिसर्स होते हैं बेसिकली ये एम्पावर्ड किस चीज से होते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के लिए होते हैं, मतलब जो भी इनकी सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज है उनको सुपरवाइज करते हैं कौन, आपकी ये जो हायर लेवल की अथॉरिटीज है ये। इसके अलावा उनके पास पावर होती है केस को ट्रांसफर करने की। कोई भी केस है वो किसी भी एक असेसिंग ऑफिसर से किसी दूसरे असेसिंग ऑफिसर को वो पर्टिकुलर केस ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट। हम इन शॉर्ट देख रहे हैं, इसके बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं, कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है, वो सब बहुत कुछ होता है। पर इन शॉर्ट आप समझिए कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो आप बहुत ज्यादा सारे प्रोविजंस मेंशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको इन शॉर्ट सारे प्रोविजंस को एक्सप्लेन करना पड़ता है। इसके अलावा इन हाई अथॉरिटीज जो होती है उनके पास पावर होती है ऑर्डर को रिवाइज करने की, मतलब कोई भी ऑर्डर पास किया गया है तो वो चाहे तो उस ऑर्डर को रिवाइज कर सकते हैं कि मतलब कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, या हमने जो ये ऑर्डर दिया उसको चेंज करना है, या असेसिंग ऑफिसर ने जो भी ऑर्डर दिया हो उसको आप चेंज करें, तो उसको रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी एक्शन वो ले सकते हैं, लाइक जैसे कि अगर कोई असेसमेंट रीओपन करना है तो उसको अप्रूव करने की पावर इनके पास होती है। इंटरेस्ट का जो पेमेंट होता है उसके अमाउंट को रिड्यूस करना है या वेव ऑफ करना है, ये पावर भी इस हायर लेवल अथॉरिटी के पास होती है। इसके अलावा जो पेनाल्टी का अमाउंट होता है, मतलब कंसीलमेंट ऑफ इनकम के रिगार्डिंग जो पेनाल्टी चार्ज की जाती है वो उस अमाउंट को भी या तो रिड्यूस कर सकते हैं या वेव कर सकते हैं। इस मतलब रिड्यूस या वेव करने की पावर होती है उनके पास कि वो इसको अप्रूव कर सकते हैं कि भाई ये कम कर दिया जाए, ये नहीं देना है आपको ऐसा पेनाल्टी। तो ये सब पावर ये हायर लेवल अथॉरिटी के पास होती है। ठीक है, इसके अलावा भी ये जो सर्च सीजर जो हम स्पेशल पावर्स पढ़ने वाले हैं ना, ये सब पावर भी हमारे इन्हीं जो हायर लेवल की अथॉरिटीज होती है ना इनके पास होती है। क्लियर हो गया? तो ये सब चीजें हम यहाँ पे जान लेते हैं। इसके अलावा अगर कोई जुडिक्शंस के रिगार्डिंग डिस्प्यूट वगैरह हो जाता है तो भी वो चीजें ये अथॉरिटीज ही डिस्कस करती है। कॉन्करेंट जुडिक्शन कैसे है, वो सब चीजों की पावर किसके पास होती है, इन्हीं के पास होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गए आपके सेक्शन 135 के अकॉर्डिंग पावर की बात हो गई। अब हम कुछ स्पेशल पावर्स के बारे में बात करेंगे, राइट, जो सेक्शन 131 से स्टार्ट होता है, तो उसे हम समझेंगे कि ये पावर बेसिकली क्या होती है। देखिए, पहली पावर हो गई पावर रिगार्डिंग डिस्कवरी, प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस एक्सेट्रा, जो कि सेक्शन 131 में डील की गई है। तो बेसिकली इसमें कहा क्या गया है कि जो इनकम टैक्स अथॉरिटी होती है, सर्टेन इनकम टैक्स अथॉरिटीज के पास ना सेम पावर होती है जो सिविल कोर्ट के पास होती है, राइट, कि सिविल कोर्ट के पास जो पावर होती है सेम पावर होती है। क्या पावर होती है कि वो किस अपने कोई भी असेसमेंट जो वो कर रहे हैं या रीअसेसमेंट कर रहे हैं या कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग वो जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो मंगा सकते हैं, उसको खोज सकते हैं, उस एज एविडेंस बुला सकते हैं। ये सब करने की पावर किसके पास होती है? सर्टेन इनकम टैक्स अथॉरिटीज के पास होती है। ठीक है, वो जो हायर लेवल की अथॉरिटीज होती है ना बेसिकली उनके पास ही ये हो जाती है। ठीक है,
ये जो अथॉरिटीज होती हैं वो कौन सी होती हैं? जैसे असेसिंग ऑफिसर हो गए, जॉइंट कमिश्नर हो गए, डायरेक्टर ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो गए, इनके पास ये सारी पावर होती है। वो क्या कर सकती हैं? वो किसी भी पर्सन को बुला सकती हैं अपने सामने, है ना? उनको ओथ पे ले सकती हैं, स्टेटमेंट इश्यू करवा सकती है उनको, वो स्टेटमेंट को एज अ एविडेंस यूज कर सकती हैं वो, तो वो काम वो कर सकती हैं। इसके अलावा उन्हें कंपेल कर सकती हैं कि आपको ये पर्टिकुलर बुक्स ऑफ अकाउंट प्रोड्यूस करना है, हमारे सामने लाके रखना है, या ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करना है, ये रिकॉर्ड आपको प्रोवाइड करना है, या कोई भी एविडेंस जो उनको लगता है कि उनकी टैक्स प्रोसीडिंग के रिगार्डिंग जरूरी है, वो डॉक्यूमेंट्स, वो सारे वो पेपर्स आपको मंगा सकती है, वो अपने सामने प्रोड्यूस करवा सकती हैं। ठीक है, ऐसा करने की पावर इनके पास होती है। क्लियर हो गया? सेक्शन 131 और सबसेक्शन 1A जो होता है वो ये पावर देता है कि अथॉरिटीज को, कि वो क्या कर सकती हैं, अगर सर्च एंड सीजर का ऑप्शन नहीं भी आया है ना, सर्च और सीजर नहीं भी चल रहा है, बट इसके अलावा भी, मतलब सर्च और सीजर में तो आप कर ही सकते हो, पर अगर ये नहीं है तब भी वो इन्वेस्टिगेट कर सकती हैं। अगर उन्हें कहीं से भी ये थोड़ा सा भी डाउट है कि भाई यहाँ पे इनकम की चोरी की गई है, कंसीलमेंट ऑफ इनकम है, तो वो इन पावर्स को एक्सरसाइज कर सकती हैं। ऐसी पावर उनको कौन दे रहा है? सेक्शन 131 सबसेक्शन 1A। अदरवाइज तो जब सर्च एंड सीजर होती है तो ये पावर उनको ऑलरेडी मिल जाती है। क्लियर हो गया? पर इसके अलावा भी वो ये पावर एक्सरसाइज कर सकती हैं अगर उनको डाउट है कि यहाँ पे चोरी हुई है तो। ठीक है, तो ये एक तो हो गया सेक्शन 131 के रिगार्डिंग पावर। दूसरी पावर आती है पावर ऑफ सर्च एंड सीजर, सीज करना बेसिकली। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है कि जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज होती हैं उनके पास पावर होती है कि वो, आपने सुना होगा ना, रेड डाली गई है, तो वो रेड डाल सकती हैं, सर्च कर सकती हैं, सीज कर सकती हैं किसी भी चीज के रिगार्डिंग, कोई भी जो भी, मतलब कोई जो भी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है किसी पर्सन की, या कोई इनकम या कोई प्रॉपर्टीज जो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं की है, उसके रिगार्डिंग वो आराम से रेड डाल के उसे पता कर सकती हैं। ठीक है, तो जो भी ऑथराइज्ड ऑफिसर्स होते हैं ना, उनके पास पावर होती है कि वो जो भी एसएससी है जिसके रिगार्डिंग उनको ये डाउट है, उनकी बिल्डिंग में वो सर्च कर सकती हैं, इंटर कर सकती हैं, किसी भी प्लेस पे कोई भी व्हीकल हो, कोई भी लॉकर है, वो कुछ भी, कोई भी चीज है, वो वहां उसको जाके जांच पड़ताल कर सकती हैं। अगर आप एसेस नहीं देते हैं, मतलब एसएससी एसेस नहीं देता है कि नहीं आप यहाँ पे नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, तो उनके पास ये भी पावर होती है कि तो वो उसके लॉक को तोड़ के अंदर घुस जाए और चीजों को चेक कर सकते हैं। तो इतनी पावर मिल जाती है इनकम टैक्स अथॉरिटी को जब सर्च एंड सीजर का आता है। तो सर्च एंड सीजर के केस उनके पास ये सारी पावर आ जाती है। तो सर्च करने की पावर किसके पास है? इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी मूवीज भी आई हैं जहां पे आपने देखा होगा कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज क्या करती हैं कि हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हम कमिश्नर हैं और ये सर्च का डाल रहे हैं, है ना, ये सर्च ये रेट पड़ी है आपके यहाँ पे, तो ये चीजें होती हैं। सो बेसिकली इसमें क्या करते हैं वो लोग, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, या कोई पैसा है, या कोई भी गहने वहने, या कोई भी वैल्यूएबल आइटम्स जो कि आपने डिस्क्लोज नहीं करके रखी थी, वो उसको सीज कर सकते हैं। उसी को कहते हैं पावर ऑफ रिक्विजिशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, डॉक्यूमेंट, या कोई भी एसेट्स। आप वो क्या कर सकते हैं? रोक के रख सकते हैं, अपने पास सीज करके रख सकते हैं। ऐसी पावर किसके पास आ जाती है? इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास आ जाती है। ठीक है, और जो ये ऑफिसर्स होते हैं वो उसको ना, जो भी डॉक्यूमेंट्स वो तैयार कर रहे हैं या जो कुछ भी वो सीज कर रहे हैं ना, उस पे वो आइडेंटिफिकेशन मार्क मेंशन कर सकते हैं, है ना, सील कर सकते हैं उसको, आपके स्टेटमेंट को एज अ रिकॉर्ड वो मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, जिसको बाद में वो एज अ एविडेंस प्रोड्यूस करेंगे। जो भी सीज्ड एसेट्स है उनकी वो एज अ इन्वेंट्री तैयार करते, पूरा डिटेल मेंशन कर सकते हैं। ये सब पावर उनके पास होती है। अब ये सब एक्शन वो तभी ले सकते हैं जब उनके पास ये बिलीव हो कि भाई आपने बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रोड्यूस नहीं किया है, और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने हमें नहीं दिया है, बेसिकली वो इसीलिए नहीं दिया है क्योंकि आपके पास कुछ ना कुछ है जो आप छुपा रहे हैं, या अगर हम आपको ऐसे नहीं करते, आपकी चीजों को सीज नहीं करेंगे, तो आप उन सारे एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, जो भी अनडिस्क्लोज एसेट्स है, जो भी आपके पास कैश, ज्वेलरी, डॉक्यूमेंट्स, जो कुछ भी है, वो आप अगर आपके पोजीशन में रहेगी तो वो गलत है, वो हाइडेड है, आपने उसको नहीं डिस्क्लोज किया है, और आप वो सब हमें सीज करना चाहिए। तो ऐसा उनके पास बिलीव होना चाहिए कि आपने गलती करी हुई है, तब वो ये सारे एक्शंस को लेते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो उनकी पावर आती है इनकम टैक्स अथॉरिटीज की, वो होती है पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन। सेक्शन 133 डील करता है। इसमें क्या होता है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज को ये पावर मिलती है कि वो किसी भी पर्सन को, किसी भी एंटिटी को, किसी भी एसएससी को बुला सकते हैं अपने सामने ड्यूरिंग
जो वो असेसमेंट कर रहे हैं या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या कुछ भी उनको वेरीफाई करना है किसी भी पर्पस के रिगार्डिंग, तो वो आपको बुला सकते हैं। ठीक है, ये अथॉरिटीज कौन होती हैं? असेसिंग ऑफिसर होते हैं, जॉइंट कमिश्नर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं। ये किसी भी बैंक को, किसी भी एम्प्लॉयर को, किसी भी फर्म को, किसी भी कंपनी को, किसी भी ऑडिटर को या किसी भी पर्सन को वो डिटेल्स मांगने के लिए बुला सकते हैं। उस पर्टिकुलर टैक्स पेयर की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन को चाहिए, वो इनमें से किसी को भी बुला के वो इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, राइट? वो बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट मंगवा सकते हैं, बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगवा सकते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड मांग सकते हैं, वो लोन की डिटेल मांग सकते हैं, वो शेयर होल्डर्स की डिटेल मांग सकते हैं, वो डिपॉजिट्स की मांग सकते हैं, वो प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शंस की, मतलब वो कोई भी डिटेल्स आपसे और किसी भी पर्सन को बुला के वो डिटेल्स वो मांग सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो मतलब उनके पास पूरी पावर होती है कि वो हर एक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो सेक्शन 133 का सबसेक्शन 6 है, वो ने स्पेशली ये पावर देता है कि ऐसे लोगों को भी आप बुला सकते हैं जो डायरेक्टली एसएस से रिलेट ना कर रहे हो या उस पर्टिकुलर चीज से डायरेक्ट रिलेट ना कर रहे हो, लेकिन आपको लगता है वो कहीं ना कहीं कुछ रिलेशन है, तो आप उनको भी बुला के इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। ये पावर भी इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास रहती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पावर ऑफ सर्वे, सेक्शन 133 ए में डिस्कस किया गया। यहाँ पे बताया गया कि भाई किसी भी बिजनेस प्रीमाइसेस में वो जा सकते हैं और वहां से इंफॉर्मेशन जो भी उनको उनकी असेसमेंट के रिगार्डिंग लगता है कि जरूरी है, उनको ऐसा लगता है कि भाई आपने टैक्स की चोरी करी है, तो उस चीज को डिटेक्ट करने के रिगार्डिंग वो आपके बिजनेस प्रीमाइसेस में एंटर करके सर्वे कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि सर्वे करना अलग है और सर्च या सीज करने की जो बात होती है वो बिल्कुल अलग है। सर्वे एक प्राइमा फेसी चीज हो गई ना, मतलब प्राइमरली जब चीज की जाती है शुरुआती में, जब थोड़ा सा डाउट होता है तब हम सर्वे करते हैं, और जब कंफर्म मिली रहती है ना तब रेट डाली जाती है, तब सर्च या सीज लगाया जाता है। तो सर्च एंड सीजर थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, तो ये चीज समझिएगा। तो सर्वे क्या हो गया? लेस इंट्रूसिव हो गया सर्च के कंपैरिजन में। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली हम क्या करते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, कैश को, स्टॉक्स को या अदर बिजनेस रिकॉर्ड्स को हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई मतलब करने का मतलब क्या हो गया कि आपने जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अपने टैक्स को फाइल करते वक्त मेंशन कर रखी थी, हम उस चीज से वेरीफाई करते हैं कि देखिए वो सब चीजें सेम है कि नहीं। एंड इन जनरल हम सर्वे कर रहे हैं। ठीक है, वो ये चीजें होती है। तो ये क्या होता है, ऐसा जब सर्वे का बात होता है ना, तो वो बिजनेस आवर्स में ही किया जा सकता है, और प्लेस ऑफ बिजनेस जो होगा आपका या जो आपके प्रोफेशन का प्लेस होता है, बस उसी प्लेस पे कर सकते हैं, हम आपके रेसिडेंस में नहीं जा सकते हैं। क्लियर है? तो याद रखिएगा, सेक्शन 132 तो पूरी परमिशन देता है कि भाई आप सीज कर सकते हैं एसेट्स वगैरह को, पर सर्वे आपको ये परमिशन नहीं देता है कि आप सीज वगैरह कर लीजिए। ठीक है, ना आप उनके रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस में एंटर कर सकते हैं। हाँ हार्ड तब कर सकते हैं जब पार्शियली यूज किया जा रहा हो, कि बिजनेस पर्पस के लिए रेसिडेंशियल पर्पस दोनों के लिए वो वही प्लेस यूज किया जा रहा हो, तो आप एंटर कर सकते हैं। बट अदरवाइज आप रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस में इंटर कर ही नहीं सकते। पर सर्च एंड सीज में ऐसा नहीं है, आप इंटर कर सकते हैं पर सर्वे में आप नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया? और इसी तरीके से जो सेक्शन 133B है ना, वो ये भी कहता है कि भाई आप इनके बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट्स को इम्पाउंड नहीं कर सकते हैं ना, ये सारे काम आप नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों की रेस्ट्रिक्शंस हैं। क्लियर है? जो कि आप सीज करते वक्त कर सकते हैं। हालांकि ये है कि आप मतलब कुछ लिमिटेड पावर दी गई है कि आप कुछ टाइम पीरियड तक के लिए कर सकते हैं, या कुछ लोगों को आप बुला सकते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? सो बेसिकली इस सेक्शन के अंदर अथॉरिटीज क्या क्या कर सकती हैं? वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स या अदर डॉक्यूमेंट्स को जो उनके प्रीमाइसेस में है उसको इंस्पेक्ट कर सकती हैं, कैश, स्टॉक्स या अदर वैल्यूएबल आर्टिकल्स को कंपेयर कर सकती हैं जो उन्होंने रिकॉर्ड करके दिया है ऑलरेडी, जो उनके पास रिकॉर्डेड फिगर है उसे कंपेयर कर सकती हैं कि भाई वाकई में अभी कितना है और आपने हमें रिपोर्ट कितने की हुई है। तो इस तरह से कंपैरिजन कर सकती हैं। वो जो एम्प्लॉयर है या एम्प्लॉइज हैं या प्रोप्राइटर्स हैं, उनसे कुछ इंफॉर्मेशन गैदर कर सकती हैं, उनके स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करके भी रख सकती हैं, है ना। और कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए अगर जरूरत पड़ी तो बुक्स को इम्पाउंड भी कर सकती हैं विथ रिटन रीजन, क्योंकि यहाँ पे पावर में नहीं मिलती है ना, तो यहाँ विथ रिटन रीजन वो ये चीज भी कर सकती हैं। क्लियर हो गया? सो ये हो गया हमारा पावर ऑफ सर्वे। फिर हम बात करेंगे कि इसकी नेक्स्ट पावर की, जो कि है पावर टू इंस्पेक्ट रजिस्टर्स ऑफ कंपनीज, है ना।
ये पावर सेक्शन 134 में डील की गई है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जो कंपनीज के स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं ना, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो पेपर्स मेंटेन किए जाते हैं, उनके रजिस्टर्ड ऑफिस में जो पेपर्स रखने चाहिए, कंपनी उन रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स को, उन स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स को भी वेरीफाई कर सकती है, इंस्पेक्ट कर सकती है, चेक कर सकती है। तो एक असेसिंग ऑफिसर, ज्वाइंट कमिश्नर या कोई भी हायर अथॉरिटी, वो उनके रजिस्टर्ड ऑफिस जो कंपनी का होगा वहां पे वो एंटर कर सकता है और उनके रजिस्टर्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, जैसे कि रजिस्टर ऑफ मेंबर हो गया, डिवेंचर होल्डर का रजिस्टर हो गया, डायरेक्टर का रजिस्टर हो गया, है ना, या शेयर ट्रांसफर्स के जो रिकॉर्ड हो गए, या बुक्स, मिनट्स जो तैयार किए जाते हैं, या कोई भी अदर स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उनको अच्छे से इंस्पेक्ट कर सकती है। कौन? जो हायर अथॉरिटीज हैं या असेसिंग ऑफिसर है या ज्वाइंट कमिश्नर, ये लोग ये कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो ऑफिसर्स हैं वो उसकी कॉपी ज़ेरॉक्स करके भी रख सकते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करके भी रख सकते हैं, उसके नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स। उनको किस तरह से उस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है, वो उस हिसाब से उस डॉक्यूमेंट से अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, उसकी पावर उनको है, राइट? और ये सब बेसिकली वो करते क्यों हैं कि वो वेरीफाई कर सकें ओनरशिप के पैटर्न्स को, शेयर ट्रांज़ैक्शंस को, लोन्स को, इन्वेस्टमेंट्स को, कैपिटल स्ट्रक्चर्स में क्या चेंजेस आपने की है, जिससे ये चीज़ें क्लियर हो सकें कि भई क्या पॉसिबिलिटी है टैक्स की चोरी की, या क्या पॉसिबिलिटी है कि आपने कुछ इनकम को हाइड कर लिया है। इन सब चीज़ के रिगार्डिंग ये सारे काम किए जाते हैं। सो आई होप आपको क्लियर होगा कि स्पेशल पावर्स क्या होती है और फिर आपके डिप्टी डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स वगैरह की क्या पावर होती है ना? कमिश्नर्स की सबकी क्या पावर है, सीबीडीटी की क्या पावर है। आई होप आपको सब क्लियर होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।